स्टार्ट करते हैं बच्चों। कल हमारा लास्ट कहाँ जहां एंड हुआ था वो क्या था? शिवाजी। शिवाजी की प्रशासनिक नीति में जैसे मैंने आपको अष्टदिग्गज, अष्टप्रधान, है ना, नवरत्न, ये सब पढ़ा है ना, उसी तरीके से शिवाजी की प्रशासनिक नीति में क्या है? एक अष्टप्रधान नाम का क्या है? ग्रुप था, समुदाय था, जो प्रशासनिक कार्य को करता था। वो अष्टप्रधान की पूरी सूची आपको व्हाट्सएप में भेजी गई है। आप एक बार सभी लोग व्हाट्सएप खोलेंगे, जिसमें शिवाजी के अष्टप्रधानों की सूची है बच्चों, जिसमें सभी कुछ चीजें मेंशन है। देखिए, जिसमें एक पद कौन सा है? पेशवा का पद है। अष्टप्रधान में एक पद कौन सा है? पेशवा। दूसरा पद कौन सा है? अमात्य का पद है, जिसे क्या कहा गया है? सचिव कहा गया है। तीसरा क्या है? वाकनवीश, जिसे सुमंत कहा जाता है, जो विदेश नीति के लिए रहते हैं, इंपॉर्टेंट है ना। और चौथा कौन सा है बच्चों? मंत्री। मंत्री आंतरिक प्रशासन के लिए। फिर सेनापति। फिर क्या कौन होता है? तो मजूमदार होता है। मजमदार लिखा बच्चों, मजूमदार होगा ना। फिर एक कौन है? पंडित राव, जो धार्मिक कार्यों के लिए। एक कौन है? न्यायाधीश है। इस तरीके से कितने प्रधान है उसके? शिवाजी के प्रशासनिक कार्य के लिए क्या किसकी नियुक्ति की गई थी? अष्टप्रधानों की नियुक्ति की गई थी। तो पहली चीज यही लिखेंगे, क्योंकि हम आगे अब जो पढ़ने वाले हैं वो यहीं से संबंधित रहेगा। तो सबसे पहले देखो, शिवाजी के अष्टप्रधान, तो पहला उद्देश्य है शिवाजी ने प्रशासनिक कार्य को सुदृढ़ करने के लिए अष्टप्रधान का क्या किया बच्चों? गठन किया। ये उसी तरीके से था जिस तरह से अकबर के नवरत्न, कृष्णदेवराय के अष्टदिग्गज। ये अष्टप्रधान में कौन कौन व्यक्ति थे याद रखिएगा। सबका मैं प्रमुख बस वो बता रहा हूं बच्चों, क्या क्या काम था। एक पद जो होता था बच्चों, वो पेशवा कहलाता था। क्या कहलाता था? पेशवा। और पेशवा क्या होता था? शासन का प्रमुख होता था, राजा का प्रमुख होता था, राजा का प्रमुख व्यक्ति होता था, जो कि प्रधानमंत्री कहलाता था। क्या कहलाता था? प्रधानमंत्री कहलाता था बच्चों। दूसरा जो पद था वो पद था सचिव या अमात्य का पद, या अमात्य बोल दो या इसी को सचिव बोल दो। अमात्य या सचिव का पद था बच्चों। ये अमात्य या सचिव जो था, ये राजस्व एवं वित्त विभाग को देखता था। राजस्व एवं वित्त मंत्री था अमात्य। इस अमात्य का उल्लेख बच्चों पहले भी मैंने बताया है, गुप्त काल में एक व्यक्ति था बच्चों, सुमंत, जो कि विदेशी या राजनयिक व्यक्ति था। विदेश नीति एवं राजनयिक कार्य को देखता था। ठीक है। एक व्यक्ति जो था बच्चों, वो स्पेशली मंत्री पद से था, जो पूरे घर, मतलब जितने भी राज्य प्रशासन में घर थे, गृह मंत्रालय को देखता था। उनमें क्या एक्टिविटी है, उनका किस तरीके से प्रशासनिक कार्य करना है, किस तरीके से उनकी नगरीय व्यवस्था करनी है, उसका निर्धारण करता था। फिर एक कौन होता था बच्चों? सेनापति होता था, जो कि सेना प्रमुख होता था। एक कौन होता था? मजूमदार होता था, जो लेखा जोखा रखता था। किस चीज का? सभी जो राजस्व का लेखा जोखा और भूमि का लेखा जोखा, भूमि लेखा जोखा। इसके अलावा पंडित राव थे। पंडित राव किसके लिए? धार्मिक कार्य के लिए। और फिर एक न्यायाधीश हुआ करता था, न्याय से संबंधित क्या? न्याय प्रणाली, विधिक मामलों का प्रमुख, विधिक प्रमुख। ठीक है, ये शिवाजी के क्या थे? अष्टप्रधान थे। मैं क्यों ऐसा लिखा रहा हूं बच्चों?
क्योंकि शिवाजी के अष्टप्रधान पे ना मेंस में प्रश्न आ चुका है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, अष्टप्रधान में जो जो पद हैं उनके पद का क्या क्या कार्य है वो जानबूझ के लिख दे रहा हूं, ताकि आपको ये रहे कि आपको पता है। बच्चों जो आप लोगों को इमेज दी गई है उसमें और इन डिटेल्स भी दिया गया है, उसमें एक चीज और दे दूंगा मैं आप लोगों को, सभी राजाओं, सभी मतलब सभी प्रमुखों का नाम दे दूंगा, क्योंकि शिवाजी का टाइम पीरियड एक समय के लिए तो नहीं रहा, लोग व्यक्ति चेंज होते रहे, है ना। तो पद के बारे में आप जरूर जानिए कि पद कौन कौन सा रहा है, तो अष्टप्रधान पद रहे हैं। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। शिवाजी के कंप्लीट होने के बाद अगले जो व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है, संभाजी। संभाजी 1680 से लेके 1689 इकाई तक। तो अगले जो व्यक्ति हैं, तो शिवाजी का उत्तराधिकारी किसको बनाया गया, संभाजी को। 1680 में किसकी मृत्यु हुई, तो शिवाजी की। तो अगला व्यक्ति कौन बना, 1680 से लेके 1689 तक, 1680 से लेके 1689 तक क्या रहा बच्चों, हाँ 1680 से लेके 1689 तक जो व्यक्ति प्रमुख है वो कौन है, संभाजी। अच्छा बच्चों, इसका एक भाई हुआ करता था, भाई राजाराम। क्या हुआ करता था, राजाराम। राजाराम और संभाजी के बीच क्या होता है, विवाद होता है। किस चीज को लेके कि मैं राजा बनूंगा। तो होता यह है कि अंतिम में सत्ता का संघर्ष होने के बाद संभाजी इस चीज में सफल हो जाता है, और 20 जुलाई 1680 को राजा बोलना गलत है बच्चों, यहाँ पे छत्रपति बनता है, और अपने भाई राजा राम के विरुद्ध, अपने भाई बच्चों राजा राम के विरुद्ध संघर्ष करके बच्चों इसके टाइम में एक प्रशासनिक सलाहकार हुआ करता था जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछता है, उसका नाम है कवि कलश। याद रखिएगा बच्चों, इसके टाइम में एक प्रमुख प्रशासनिक सलाहकार। अब बच्चों जितना इंपॉर्टेंट पार्ट है ना वो ऑलरेडी कवर कर लिए, अब जो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं का नाम आएगा। तो किसकी बात कर रहा हूं, एक प्रशासनिक सलाहकार। वो प्रशासनिक सलाहकार का नाम क्या है, उस प्रशासनिक सलाहकार का नाम है कवि कलश। कवि कलश एक प्रशासनिक सलाहकार था, जिसके दम पे क्या करता था, संभाजी शासन व्यवस्था को बहुत ज्यादा सुदृढ़ करके रखा था, और सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया था इसको। क्या नियुक्त किया था, सर्वोच्च अधिकारी। बच्चों एक चीज और समझना है कि ये जो अष्टप्रधान है ना, तो अष्टप्रधान समझिएगा कि अष्टप्रधान की नीति को इसने क्या किया, नष्ट कर दिया। तो देखिएगा बच्चों, जैसे आपको ये दिख रहा होगा ना कि शिवाजी के अष्टप्रधान की नीति को ये समाप्त कर देगा, लेकिन बच्चों जब अगला उत्तराधिकारी होगा जिसका नाम है राजाराम। राजाराम कौन है, यही राजाराम है जो पहले अपने भाई के विरुद्ध क्या कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। अगली बार कौन बनेगा उत्तराधिकारी, राजाराम बनेगा। तो राजाराम क्या करेगा, वो अष्टप्रधान की नीति को वापस लेके आ जाएगा। समझ गया, अष्टप्रधान की नीति को किसने समाप्त किया है, संभाजी ने, लेकिन वापस कौन लेके आ जाएगा, राजाराम, है ना, राजाराम है जो वापस लेके आ जाएगा। बच्चों इसमें दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, औरंगजेब के 3 पुत्र थे। कितने पुत्र थे, और औरंगजेब का एक पुत्र था जिसका नाम था अकबर द्वितीय। क्या नाम था, अकबर द्वितीय। तो बच्चों अकबर द्वितीय को ये संभाजी क्या करते, संरक्षण प्रदान करते। तो ये नाम लिखा हूं स्पेशली, अकबर द्वितीय को कौन, संभाजी संरक्षण प्रदान करते हैं। संरक्षण प्रदान करें तो क्या होगा, कहीं ना कहीं मुगलों के साथ मराठों का क्या होगा, संघर्ष होना चालू हो जाएगा। क्योंकि औरंगजेब क्या था, मुगल राजा था भाई, और मुगल राजा के विरुद्ध उसका बेटा खड़ा हो रहा है, कौन, अकबर द्वितीय। और अकबर द्वितीय की मदद कौन कर रहा है, संभाजी। तो अकबर द्वितीय को संभाजी ने संरक्षण प्रदान किया था, ताकि वो मुगलों के विरुद्ध क्या कर सके, वापस से लड़ाई कर सके। इसमें क्या होता है बच्चों,
अब क्या होगा? अब भाई आपने किससे पंगा लिया है? आपने पंगा लिया है औरंगजेब से। तो औरंगजेब क्या करेगा? औरंगजेब एक संगमेश्वर का युद्ध करेगा। याद रखिए, औरंगजेब ने संभाजी के विरुद्ध, संभाजी के विरुद्ध किसका युद्ध किया? याद रखिएगा, संगमेश्वर, संगमेश्वर का, संगमेश्वर का युद्ध किया। युद्ध किया, संगमेश्वर का क्या किया? युद्ध किया, जिसमें कौन बच्चों? औरंगजेब ने किसकी? संभाजी की हत्या करवा दी। अच्छा, अब इसका फायदा कौन उठाएगा? राजा राम उठाएगा। क्यों? राजा राम के साथ संघर्ष हुआ था उसके भाई का। तुरंत राजा राम क्या करता है बच्चों? राजा राम को पता है कि संभाजी का पुत्र है, अगला उत्तराधिकारी कौन बन सकता है? उसका पुत्र बन सकता है। तो उसके पुत्र का नाम रहता है शाहू। क्या नाम रहता है? शाहू। अब ध्यान से दीजिएगा, ये शाहू कहां गिरफ्तार हो गया है? ये शाहू गिरफ्तार हो गया है, किसको गिरफ्तार करवा देता है? औरंगजेब के पास गिरफ्तार करवा देता है। तो देखिएगा, ऐसा होता है कि शाहू जी और संभाजी की पत्नी, उसकी पत्नी, पुत्र शाहू जी और पत्नी को कैद कर लिया जाता है। किसको? पुत्र शाहू जी और पत्नी को क्या कर दिया जाता है? कैद कर लिया जाता है। पत्नी का नाम क्या रहता है? बेशुबाई रहता है। क्या नाम रहता है? येशुबाई रहता है। और कहां कैद करते हैं? तो रायगढ़ के किले में। हाँ, बच्चों मैं अभी ना अब एक मैप बनाऊंगा जिसमें मैं आपको 3-4 चीज बताऊं। एक बताऊंगा रायगढ़, ठीक है, एक बताऊंगा सतारा, एक बताऊंगा पुणे, एक होगा इंदौर, एक होगा ग्वालियर, एक होगा गायकवाड़, एक होगा नागपुर, है ना। तो अभी जब आगे अगला पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा आ जाए वो कंटेस्ट आ जाए, फिर इसको नोट कर लीजिए, इसमें जो भी चीज रखना है। बस आप इतना याद रखिएगा कि पुत्र शाहू और पत्नी को कहां? रायगढ़ के किले में क्या आता है? कौन से युद्ध में औरंगजेब इसको खत्म करता है? तो संगमेश्वर का युद्ध। कौन सा युद्ध रहता है? संगमेश्वर का युद्ध। और संगमेश्वर का युद्ध कब होता है बच्चों? संगमेश्वर का युद्ध 1689 में होता है। 89, 89, 1689 में, 1689 में संगमेश्वर का युद्ध। ठीक है, आगे बढ़े। बच्चों अगला राजा कौन है? राजा राम, राजा राम जो कि कब से बनेंगे? 1689 से लेके 1721 तक। कौन? राजा राम। देखो होता क्या है बच्चों, क्योंकि ये क्या करता है? ये चालाकी से किसको? उसके पुत्र को और उसकी पत्नी को क्या करता है? कैद करवा देता है। तो ये क्या करता है? मराठाओं के बीच, क्योंकि उसको पता है कि मैं तो राजा नहीं था, उसका पुत्र राजा बन सकता था, तो वो अपनी छवि को सुधार के रखना चाहता है। इसलिए वो क्या बोलता है पता है? जो शाहू जी रहते हैं ना, साहू जी कौन? पुत्र। तो साहू जी के नाम पे शासन करता है। तो साहू जी के नाम पर मराठा परिषद को मनाकर खुद छत्रपति के रूप में शासन करता है। चाहता है कि जनता ना, उस जो मराठा की पब्लिक है वो उसको क्या है?
उसको गलत दृष्टि से ना देखे। इसलिए क्या बोलता है कि प्रमुख कौन है? शाहू जी है। शाहू जी के एवज में कौन का शासन कर रहा है? मैं खुद स्वयं शासन कर रहा हूं। ऐसा कौन करता है? राजाराम। और राजाराम जब ये चीज करता है तो मैंने आपको बताया तुरंत क्या करता है वो अष्टप्रधान के सिद्धांत को वापस लाता है, जिसमें कुल 9 लोगों को स्वीकार्यता देता है या नियुक्त करता है। मतलब बच्चों वो शिवाजी से एक कदम और आगे क्या करता है? वो जानता है कि अगर मुझे अच्छे तरीके से राजपाट और प्रशासन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अच्छे लोगों को नियुक्त करना पड़ेगा। अब बच्चों ये क्या करता है? अभी तक देखो समझना आप बच्चों, शिवाजी ने जब जंग जीती थी तो शिवाजी ने राजधानी किसको बनाई थी? तो याद रखिएगा बच्चों, शिवाजी ने राजधानी रायगढ़ को बनाया था। किसको बनाया था? रायगढ़ को। अब ये क्या करेगा? ये राजधानी चेंज करेगा और राजधानी जिंजी को करेगा। किसको करेगा? जिंजी को। और जिंजी को क्यों करेगा? क्योंकि देखो आपको पता है राजा राम सत्ता में कैसे आया है? तो औरंगजेब ने क्या किया है? संभाजी के विरुद्ध क्या किया? संगमेश्वर का युद्ध किया और इसको हराया है। और इसका फायदा किसने उठाया? राजा राम ने उठाया। तो राजा राम को औरंगजेब के युद्ध का डर है, तो वो क्या करेगा? अपनी राजधानी परिवर्तित करेगा और रायगढ़ से राजधानी कहां कर देगा? जिंजी कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि उसे डर है कि औरंगजेब मेरे पे अटैक ना कर दे, है ना। तो अपना जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कहां कर देता है? हाँ, जिंजी कर देता है। जिंजी में होता यह है बच्चों कि जिंजी में ऑलरेडी जुल्फिकार नाम का एक व्यक्ति रहता है, जुल्फिकार खां बच्चों, जो कि मुगल रहता है। कैसा रहता है? मुगल रहता है। तो जिंजी जो क्षेत्र है जहां ये अपने क्षेत्र को स्थानांतरित किया है, ये क्या करता है? जुल्फिकार खां को हराकर जिंजी में स्थानांतरित करता है। क्या बोल रहे हैं? रायगढ़ में किससे युद्ध से बचना चाहता है? औरंगजेब से। और किसको अचीव कर ले रहा है? जिंजी को। लेकिन जिंजी में कौन बैठा हुआ है? तो जिंजी में एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसका नाम क्या है? जुल्फिकार खां। अब देखिएगा एक कंटेक्स्ट और बताना आपको। जिंजी में 2 चीजें बच्चों। प्रारंभ में थोड़ा सा इसको करेक्ट करेंगे, क्या है वापस बोला। प्रारंभ में मुगल सत्ता कहां पे? जिंजी में कमजोर थी, ऐसे समझिएगा। दो सन आएगा। प्रारंभ में मुगल सत्ता जिंजी में कमजोर थी, तो याद रखिएगा बच्चों 1690 में। क्या लिख रहा हूं? 1690 में। और यहां क्या लिख रहा हूं? 1698 में। 2 चीजें होंगी, वापस से ध्यान से सुनिएगा। रायगढ़ से कहां राजधानी स्थानांतरित किया है? जिंजी में। कब स्थानांतरित किया है? तो जैसे 1689 में क्या हुआ है? 1689 में जब ये राजा बना है तो रायगढ़ से कहां करने के लिए सोच रहा है? जिंजी। लेकिन जिंजी में स्थानांतरित करने पे वहां पे कौन सी सत्ता है? मुगल सत्ता है। तो मुगल सत्ता के किसी व्यक्ति को हराता है। वो कौन सा व्यक्ति है? वो एक कमजोर शासक है जिसको हराता है। हरा के क्या करता है? जिंजी पर अधिकार कर लेता है और जिंजी को क्या बना देता है? अपनी राजधानी बना देता है। अब सुनिएगा, थोड़ा सा ट्विस्ट है। राजधानी बनाता है, मैं थोड़ा सा बताने में एक कदम आगे निकल गया था। राजधानी बनाता है। अब क्या होता है बच्चों? 1698 में जुल्फिकार नाम का एक योग्य मुगल शासक आता है जो किस पे अटैक करता है? जिंजी पे अटैक करता है। किस पे अटैक करता है? जिंजी। और जिंजी को उससे छीन लेता है। किससे छीन लेता है? राजा राम से जिंजी को वापस कौन लेता है? छीन लेता है। और जुल्फिकार खां वहां पे क्या करने लगता है? जिंजी पर अधिकार कर लेता है। जिंजी पर अधिकार। अब क्या होगा? सुनिएगा ध्यान से। जैसे जिंजी पर अधिकार कर लेता है कौन? जुल्फिकार खां। तो क्या होता है? राजधानी क्या थी पहले? रायगढ़। रायगढ़ के बाद क्या हो गई? राजधानी जिंजी। अब क्या होता है? मजबूरन उसे अपनी राजधानी परिवर्तित करके जिंजी से सतारा करना पड़ता है, तो सतारा राजधानी बनाता है। आप समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? इसने बना क्यों? मेरे को आपको बताना था कि राजधानी का परिवर्तन क्यों हो रहा है। तो राजधानी का परिवर्तन ये 2 बार हो रहा है। पहले बार राजधानी क्या थी? रायगढ़। दूसरी बार राजधानी क्या थी? जिंजी। और तीसरी बार राजधानी क्या है?
सतारा। पहले बार राजधानी कैसे रायगढ़ थी, विरासत में मिली। जिंजी इसने स्थानांतरित की। जिंजी में जुल्फिकार खान ने अटैक किया 1698 में और जिंजी को जीत दिया। इसने राजधानी परिवर्तन करके कहां बना दी, सतारा बना। क्लियर हुआ आप? अब बच्चों एक चीज समझिएगा, राजा राम की पत्नी का नाम ताराबाई। क्या नाम है बच्चों, ताराबाई। और पुत्र का नाम शिवाजी द्वितीय, क्योंकि शिवाजी को बहुत मानता था। पुत्र का नाम क्या रखा, शिवाजी द्वितीय। और पत्नी का नाम क्या रखा, पत्नी का नाम क्या था, ताराबाई। अब क्या होगा बच्चों, 1700 में जब ये राजधानी कहां बना लिया है, सतारा बना लिया है, तो इसकी क्या हो जाएगी, आकस्मिक रूप से क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तब अब कौन देखेगा शासन, तो उसकी पत्नी, विधवा पत्नी जो ताराबाई है वो देखेगी। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं कुछ बता रहा हूं, सुनिएगा। देखिए, ताराबाई, शिवाजी द्वितीय। बच्चों एक्चुअली में शासन का पूरा काम देखने का रहता है किसका, ताराबाई का। किसका रहता है, ताराबाई का। लेकिन उसके बेटे का नाम क्या रहता है, तो शासन किसके नाम पे होता है, शिवाजी द्वितीय के नाम से होता है। किसके नाम पे होता है, शिवाजी द्वितीय के नाम से। तो 1700 से लेके 1707 तक, कब तक बच्चों, 1700 से लेके 1707 तक, ध्यान से सुनिएगा, 1700 से लेके 1707 तक कौन शासन करता है, ताराबाई शासन करती है। कौन शासन करेगा, ताराबाई। जो पुत्र है बच्चों, पुत्र के नाम पे कहते हैं। तो पुत्र जो होता है बच्चों, वो मात्र 4 वर्षीय पुत्र होता है। तो 4 वर्षीय पुत्र के नाम पे शासन करती है। और बच्चों ये इतनी योग्य महिला रहती है कि शासन को पूरी तरीके से संभाल लेती है। तो शासन सुचारू रूप से संचालित होता है। अब क्या होगा, जो साहू जी है बच्चों, कौन साहू जी, कौन साहू जी, ये वाला साहू जी देखो, पुत्र साहू जी। साहू जी कहां गिरफ्तार किया गया है, रायगढ़ के किले में। किसकी वजह से गिरफ्तार हुआ है, तो औरंगजेब ने किसको हराया, किसको हराया, संभाजी को हराया। और संभाजी के आने का फायदा किसने उठाया, राजा राम ने उठाया। अब ध्यान देना बच्चों, ये जो साहू जी है ये स्वतंत्र हो जाता है। ये कैसे स्वतंत्र हो जाता है, तो क्या होता है बच्चों, 1707, ध्यान सुनो, अब यहां से कहानी में ट्विस्ट आएगा। 1707 में बच्चों औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। क्या होता है बच्चों, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के बाद वहां पे शासन कौन करता है, तो वहां पे शासन के लिए आता है बहादुर शाह प्रथम। याद करो, पहला परिवर्ती मुगल काल का पहला शासक कौन है, बहादुर शाह प्रथम। तो बहादुर शाह प्रथम क्या करता है, बहादुर शाह प्रथम क्या करता है, अब देखो ये कितने वर्ष का है, 4 साल का है। 7 साल अगर शासन कर भी ले तो कितने साल का होगा, 11 साल का। अब ये क्या हो गया, बहादुर शाह प्रथम क्या करता है, किसको छोड़ देता है, शाहू जी को छोड़ देता है। किसको छोड़ देता है, शाहू जी को। शाहू जी क्या करता है, शाहू जी वापस आता है, कहां आता है, सतारा आता है। सतारा राजधानी हो गई है। कहां आता है, सतारा आता है। और सतारा आने के बाद वो बालाजी विश्वनाथ, ध्यान से सुनो, अभी एक नया कैरेक्टर आया है बालाजी विश्वनाथ, जो कि प्रथम पेशवा होगा। कौन होगा, प्रथम पेशवा होगा। हम बात करके साहू जी क्या करता है, बालाजी विश्वनाथ की मदद से, बालाजी विश्वनाथ की मदद से, विश्वनाथ की मदद से
की मदद से किसके विरुद्ध युद्ध करेगा? तो बच्चों इनके विरुद्ध युद्ध कर देगा। और कौन सा युद्ध करेगा? तो जो युद्ध करेगा उस युद्ध का नाम है खेड़ा का युद्ध। किसका युद्ध? खेड़ा का युद्ध, जो 12 अक्टूबर 1707 को होगा। तो याद रखिएगा बच्चों, ये सब मिलके युद्ध करेंगे किसके विरुद्ध? ताराबाई के विरुद्ध युद्ध करेंगे। और जो युद्ध होगा उसे कहा जाएगा खेड़ा का अच्छे से देखिए आप लोग को, किसका युद्ध होगा बच्चों? खेड़ा का युद्ध होगा। किसके किसके बीच हो रहा है? 12 अक्टूबर 1707। जीतेगा कौन? शाह जी जो होगा, साहू जी वो क्या होगा? विजयी होगा। तो साहू जी क्या होगा बच्चों? जीत जाएगा। इन दोनों युद्ध में साहू जी क्या होगा? विजयी होगा। और अब क्या होगा? अब वो शासन पे आ जाएगा, मतलब अब वो क्या बन जाएगा? छत्रपति बन जाएगा। तो साहू जी जो रहेगा बच्चों, आगे जो हम पढ़ाएंगे, साहू जी शासन करेगा। साहू जी जब शासन करेगा तो बच्चों ये 1707 से लेके, या कायदे से 1709 से लेके कब तक करेगा? 1707 से लेके और 1748 तक। 1709 नहीं, 1707 से लेके 1700, यहाँ पे युद्ध लड़ा, जीत गया। 1707 से लेके 1748 तक। बच्चों इसमें एक प्रमुख व्यक्ति कौन है? बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ को 1713 में, विश्वनाथ 1713 में बालाजी विश्वनाथ जो होगा बच्चों, वो क्या होगा? बालाजी विश्वनाथ जो होगा वो पेशवा बनेगा। पेशवा के रूप में अलग से कार्य करेगा। अभी कहानी खत्म नहीं हुई बच्चों, ये अभी कहानी इसलिए नहीं खत्म हुई कि कहानी में फिर से आएगा ट्विस्ट और 3-4 चीज बताऊंगा। मैं बोल रहा हूं साहू जी आए हैं पिक्चर में, साहू जी पिक्चर में आए हैं तो किसको लेके आए हैं? बालाजी विश्वनाथ को लेके आए हैं। बालाजी विश्वनाथ कौन है? प्रथम पेशवा काल का प्रथम महत्वपूर्ण राजा है। कौन? बालाजी विश्वनाथ, जो 1713 से लेके 1720 तक काम करेगा। कब तक? 1713 से लेके 1720 तक। अभी सुनिएगा ध्यान से। जो बालाजी विश्वनाथ है वो साहू जी को, जो छत्रपति है, विश्वास दिलाता है कि भाई साहब ऐसा है कि मैं अब आपके शासन को बहुत अच्छे तरीके से आगे ले जाऊंगा। और उसको इसलिए भी बालाजी विश्वनाथ पे बिलीव रहता है क्योंकि वो सेनापति के रूप में काम करता है। और किसमें? खेड़ा के युद्ध में किसको हरा देता है? ताराबाई को हरा देता है। तो वो क्या होता है? बालाजी विश्वनाथ क्या होता है? बहुत ज्यादा विश्वसनीय व्यक्ति हो जाता है। किसका? हाँ, अब बच्चों एक चीज समझना है, अगले ही पेज बताना। 2 जगह है बच्चों, एक को बोला जा रहा है सतारा। क्या कहा जा रहा है? सतारा। और एक को कहा जा रहा है बच्चों कोल्हापुर। क्या कहा जा रहा है? कोल्हापुर। ध्यान से सुनिएगा। सतारा अभी क्या बनी हुई थी? राजधानी। किसकी राजधानी थी? ताराबाई की। लेकिन अब क्या हुआ है? युद्ध हुआ है। किसके बीच हुआ है? ताराबाई और किसके विरुद्ध? साहू जी के विरुद्ध। तो साहू क्या होता है जब युद्ध होता है ना, युद्ध के बाद साहू क्या बोलता है? साहू खुद बोलता है कि सतारा जो है वो मेरे अधीन रहेगा। और कोल्हापुर वाला जो क्षेत्र है बच्चों, जो कि कैसा क्षेत्र है? नीचे दक्षिण का क्षेत्र है, दक्षिण मराठाओं में दक्षिण का क्षेत्र है, वो किसके अधीन हो जाएगा? वो दे देता है। किसको दे देता है? ताराबाई और शिवाजी द्वितीय को दे देता है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि मराठाओं की जनता किसी भी छत्रपति को अस्वीकार ना करे। वो क्या करता है? सतारा किसके अधीन रख लेता है? सतारा क्या होता है बच्चों? साहू जी के अधीन। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूं? है ना? सतारा किसके? साहू जी के अधीन। और कोल्हापुर किसके अधीन हो जाता है? शिवाजी द्वितीय या ताराबाई। आप याद करो बच्चों, जब मैं शुरू में लिखा रहा था तो इतना करने के बाद कुछ समय के लिए मैंने शिवाजी का भी टाइम पीरियड लिखाया था। तो मैं बोला था इतना मत समझो, इसको डीप में नहीं बताते, मिटा दिया था उस फैक्ट को। उस फैक्ट को अब जोड़ोगे तो समझ में आएगा एक्चुअली में क्या हुआ है। एक्चुअली में हुआ कुछ नहीं है, हुआ है कि अब 2 छत्रपति काम कर रहे हैं, लेकिन 2 सेपरेट जगह काम कर रहे हैं। एक कहां काम कर रहा है? सतारा में। और एक कहां काम कर रहा है? कोल्हापुर में। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्लियर हुआ इतना? आगे बढ़े। सतारा। अब बच्चों क्या होता है, देखो साहू जी की
सौहार्द नीति, यानी कि शाहू जी की उदार नीति को देखते हुए धीरे से बालाजी विश्वनाथ क्या बोलते हैं कि भाई साहब अब समय आ गया है कि आप हमें भी मौका दीजिए और हम शासन करें। तो धीरे से क्या होता है बच्चों, पेशवा काल का उदय होता है। पेशवा काल का उदय होता है कब होता है बच्चों, 1713 से लेकर 1720, मतलब पेशवा काल का उदय 1713 से स्टार्ट होता है। तो पहला जो उदय होता है वो 1713 से लेकर 1720, कौन, बालाजी विश्वनाथ प्रथम, या बालाजी विश्वनाथ बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, बालाजी विश्वनाथ। ये बालाजी विश्वनाथ किसके सेनापति हैं, शाहू जी के, और क्या कर रहे हैं, पेशवा काल का प्रारंभ कर देना। अब मैं आपको थोड़ी सी लोकेशन बताऊं तब आपको थोड़ा समझ में आएगा। अब धीरे धीरे क्या होगा बच्चों, बालाजी विश्वनाथ के बाद ना जो अगले पेशवा का नाम होगा उसका नाम होगा बाजीराव प्रथम। ये बाजीराव प्रथम कौन है, हाँ बाजीराव मस्तानी वाला, ये बाजीराव प्रथम हो गया। इसके बाद जो अगला होगा बाजीराव प्रथम के बाद बालाजी बाजीराव होगा। बालाजी बाजीराव किसको बोलते हैं, नाना साहेब को बोलते हैं। कौन होगा, बालाजी बाजीराव। बस अभी अभी दो को ही समझो, मैं दो को समझा रहा हूं। बालाजी बाजीराव जिसको क्या बोलते हैं, नाना साहेब। देखो बच्चों, जो मराठाओं का विस्तार, देखो बालाजी विश्वनाथ बहुत सारे काम करेगा। बालाजी विश्वनाथ क्या करेगा, बालाजी विश्वनाथ गोंडवाना क्षेत्र पे अधिकार कर लेगा और मैसूर, तिरुचिनापल्ली, तंजौर इन क्षेत्रों पे अधिकार कर लेगा। तो कैसे अधिकार कर लेगा, वो कौन कौन से लोकेशन कहां कहां पे, सब मैं बता देता हूं। तो फिर उसके बाद बाजीराव जो आएगा वो बहुत ज्यादा विस्तार करेगा, वो उत्तर भारत तक पहुंच जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं। तो मैं आपको पहले लोकेशन बताता हूं बच्चों। ये है तंजौर, क्या है ये, तंजौर। ये है तिरुचिनापल्ली, ठीक है। ये है बच्चों गोंडवाना, ये मध्य प्रदेश ऐसा है, ठीक है। अब इस मध्य प्रदेश में क्या होगा, गोंडवाना के बाद मैं आपको बता रहा था, गोंडवाना क्षेत्र हो गया, ये हो गया बुंदेलखंड क्षेत्र। यहीं पे कौन मिलता है, मस्तानी। फिर ये है रुहेलखंड क्षेत्र, आप देखते चलिएगा अभी रुहेलखंड क्षेत्र। ये है बच्चों पानीपत का क्षेत्र, पानीपत क्षेत्र। अभी कहानी बहुत सारी जुड़ेगी, ये समझ में आ रहा, तंजौर, तिरुचिनापल्ली, गोंडवाना, बुंदेलखंड, रुहेलखंड, पानीपत का क्षेत्र, दिखा इतना क्षेत्र। और बच्चों ये वाला जो क्षेत्र है पूरा, ये हैदराबाद क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है, हैदराबाद क्षेत्र। तो आप ध्यान से सुनिएगा, जो मराठाओं का स्थायित्व, कैसा, क्या बोला है, मराठाओं का जो स्थायी रूप से शासन था बच्चों, वो कहां पे था, वो इन क्षेत्रों पे था। अब मराठा क्या करते थे, मराठा गोरिल्ला युद्ध नीति से क्या करते थे, जैसे मानो तिरुचिनापल्ली क्षेत्र तक गए, वहां पे युद्ध लड़े, वहां के युद्ध लड़के उस क्षेत्र को जीत लिए और बोले कि भैया आपके क्षेत्र की रक्षा करने का काम हमारा है, आप बदले में हमको सरदेशमुखी और चौथ दो। सरदेशमुखी का मतलब होता है जितना भी आपका उत्पादन होता है उसका 10%, और चौथ का मतलब होता है जितना भी आपका राजस्व है उसका 25%, 1/4 हिस्सा हमको क्या, किसके रूप में दो, टैक्स के रूप में दो। तो इन्होंने कहा, किसको घेरा, इन्होंने तिरुचिनापल्ली तक पहुंचे, फिर यहाँ तंजौर तक पहुंचे, फिर निजाम को हराया, फिर गोंडवाना तक पहुंचे, फिर पहुंचते पहुंचते बुंदेलखंड छत्रसाल तक पहुंच गए। फिर क्या हुआ, ये रुहेलखंड क्षेत्र था, रुहेलखंड जाट समुदाय था,
तो ये मराठा अपने आप को क्या बोलते थे, हिंदू बोलते थे। तो क्या कर मराठा अपना हिंदुत्ववादी राज को मतलब राजकीय क्षेत्र को बढ़ाना चाह रहे हैं। तो कायदे से बच्चों अगर आप देखोगे तो मराठाओं का जो क्षेत्र का विस्तार था वो ऐसा हो गया था, कुछ इस तरीके से हो गया था। मराठा एक समय ऐसा था कि मराठाओं का विस्तार ऐसा था। इतने क्षेत्र तक कौन फैल गए थे, मराठा फैल गए थे। अब देखो पिक्चर की दूसरी बात बताते हैं। अभी मैं आपको मैपिंग बता रहा हूं ना, सिर्फ मैपिंग, ताकि आपको ये मैं पढ़ाऊंगा तो याद होगा। ये क्या हुआ, मराठा ऐसे विस्तार कर रहे हैं, मराठा का पूरा कब्जा करना चाहते हैं पूरे भारत पे। अब देखो हो क्या रहा है, यहां पे एक युद्ध हो रहा है 1757 का, प्लासी का युद्ध। समझना बच्चों, किसका युद्ध हो रहा है, यहीं पे एक और युद्ध हो रहा है 1764 में, बक्सर का युद्ध। ठीक है, और बच्चों हुआ यह है कि अंग्रेज बहुत मजबूत हो गए बक्सर के युद्ध के बाद। मतलब बंगाल पे किसका कब्जा हो गया है, अंग्रेजों का कब्जा हो गया। और कैसे हो गया मैं अभी बताऊंगा, अभी आपको, अब आपको पिक्चर आज क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे कौन बैठा है, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, दो चीजें। बच्चों ये जो कर्नाटक क्षेत्र है, कर्नाटक और हैदराबाद वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे स्पेशली कौन सी चीजें हो, तो कर्नाटक के 3 युद्ध हो चुके हैं। कितने युद्ध हो चुके हैं, कर्नाटक के 3 युद्ध हो चुके हैं। और 3 युद्ध जो है वो आंग्ल फ्रांसीसी के हो चुके हैं। कर्नाटक के 3 युद्ध, 1 2 3, और तीनों युद्ध की अलग अलग संधियां हैं। जैसे पहले युद्ध की संधि है एक्सला-सैपला संधि, दूसरे युद्ध की संधि का नाम है पौंडीचेरी की संधि, और तीसरे युद्ध की संधि का नाम है तीसरे युद्ध की संधि का नाम है पेरिस की संधि। किसकी संधि, पेरिस की संधि। तो कर्नाटक में 3 युद्ध हुए हैं, और तीनों युद्ध में क्या हुआ, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुए हैं। लेकिन वो अंग्रेज एक देसी राजा की मदद कर रहा है, तो फ्रांसीसी दूसरी देसी राजा की मदद कर रहा है, और दोनों देसी राजा आपस में लड़ रहे हैं। तो पीछे से कौन खड़ा है, एक तरफ से अंग्रेज खड़े हैं, एक तरफ से फ्रांस खड़े हैं। क्यों खड़े हैं, दोनों चाहते हैं कि जो देसी राजा जीतेगा उस राज्य के साथ मिलकर हम क्या करने लगेंगे, शासन करने लगेंगे। ऐसा कौन सोचता है, अंग्रेज और फ्रांसीसी सोचते हैं। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं बच्चों, मैं देश की स्थिति बता रहा हूं कि यहां पे ये मुद्दा चल रहा है कर्नाटक। अब ये कब से कब तक का मुद्दा है बच्चों, ये समझ लो 1740 से लेके 1764 तक था। कायदे 1763 है, 1764 मतलब वापस से, मतलब इस पूरे क्षेत्र में कायदे से कब्जा किसका हो गया, अंग्रेजों का हो गया। हालांकि कर्नाटक युद्ध में ऐसा हुआ कि अंत में संधि हुई तो ये हुआ कि फ्रांस ने जो हिस्सा अंग्रेज का जीता वो फ्रांस को वापस लौटा दिया, अंग्रेज ने जो हिस्सा फ्रांस को जीता वो फ्रांस को वापस मतलब आपस में दोनों एक दूसरे के विजित क्षेत्र को वापस लौटा दिए। कौन, अंग्रेज और फ्रांसीसी। आप बोलोगे सर आप मराठा में अंग्रेज और फ्रांसीसी क्यों घुसा रहे हो, घुसाएंगे ना भाई। भाई ये मराठा इधर एक्सपेंशन कर रहा है तो इधर अंग्रेज भी तो मजबूत हो रहे हैं। इधर क्या हुआ, अंग्रेज मजबूत हो रहा है। नीचे बच्चों, नीचे इस क्षेत्र में बैठा हुआ है हैदर अली और टीपू सुल्तान। तो मैसूर के 2 युद्ध, मैसूर के टोटल बच्चों 4 युद्ध होते हैं। तो मैसूर के 2 युद्ध किसके विरुद्ध होते हैं, हैदर अली के बीच, और 2 युद्ध किसके होते हैं, टीपू सुल्तान। जब हैदर अली के विरुद्ध युद्ध होता है, यानी आप मोटा मोटा ये समझिएगा कि 1767 से लेके 1780 तक इस क्षेत्र पे अंग्रेज और मैसूर वॉर चलते रहता। और 1799 में, एक 1790 से लेके 1799 ऐसे समझो, 1799 में यहाँ पे टीपू सुल्तान बैठा है, टीएस, यहाँ पे हैदर अली बैठा है। तो हैदर अली को अंग्रेज मार देते हैं, फिर टीपू सुल्तान जो होता है, टीपू सुल्तान को ही मार दिया जाता है। और ये क्षेत्र मैसूर क्षेत्र किससे मिल जाता है, अंग्रेजों से मिल जाता है। किससे मिल जाता है, अंग्रेजों से। आगे की पूरी भूमिका बना रहा हूं, अंग्रेजों से मिल जाता है। कौन सा क्षेत्र, पूरा मैसूर क्षेत्र। क्यों, तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि इस पूरे क्षेत्र में कौन मजबूत हो गया है, अंग्रेज मजबूत हो गया। तो कहीं ना कहीं मराठाओं के लिए पहले कौन व्यक्ति था, दुश्मन देसी राजा थे। अब कौन दुश्मन हो जाएगा, अंग्रेज हो जाएंगे। समझ आया कि नहीं समझ में आया। तो मराठा जो अपने साम्राज्य का एक्सपेंशन कर रहे थे वो एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक्सपेंशन होगा लेकिन उसके पहले एक घटना हो जाएगी। एक्सपेंशन करने का सोचेंगे लेकिन उधर कौन मजबूत हो जा रहा है, अंग्रेज मजबूत हो जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो पिक्चर का दूसरा पार्ट देखते हैं। पिक्चर के दूसरे पार्ट में क्या हो रहा है, मैं को अभी आपको मैपिंग क्लियर करना है बच्चों, इसलिए मैपिंग वाला चीज बता रहे हैं, फिर तब टॉपिक आएगा। बस आप इतना समझो, यहां से एक व्यक्ति है
यहां से उस व्यक्ति का नाम है नादिर शाह। क्या नाम है? नादिर शाह। नादिर शाह अटैक कर रहा है भारत पे। कब अटैक कर रहा है बच्चों? वो अटैक कर रहा है 1738-39 में। कब अटैक कर रहा है? 1738-39 में। अटैक करके कौन सा युद्ध लड़ रहा है? तो करनाल का युद्ध लड़ रहा है। कौन सा युद्ध लड़ रहा है? करनाल का युद्ध, हरियाणा के आसपास। कौन सा युद्ध लड़ रहा है? करनाल का युद्ध लड़ रहा है। उसके बाद उसके बेटे का नाम है बच्चों अहमद शाह अब्दाली। क्या नाम है? अहमद शाह अब्दाली। तो अगला जो युद्ध लड़ रहा है कौन लड़ रहा है? अहमद शाह अब्दाली। अच्छा, अहमद शाह अब्दाली कब आता है, अटैक करता है बच्चों? तो अहमद शाह अब्दाली अटैक करता है 1748 में, पहली बार अटैक करता है और हार जाता है। और 1748 से लेकर 57 के बीच, 48 से लेकर 57 के बीच अहमद शाह अब्दाली भारत में 4 बार अटैक करता है। कितने बार अटैक करता है? 4 टाइम्स अटैक करता है। कौन? अहमद शाह अब्दाली। और इसके पहले कौन अटैक करता है? नादिर शाह अटैक करता है। कौन अटैक करता है बच्चों? नादिर शाह अटैक करता है। जब नादिर शाह अटैक करता है ना, तो बहुत सारी क्या करता है, बहुत सारा धन जीत के जाता है। क्या होता है? बहुत सारा धन लूट पाट के जाता है और वो दिल्ली में इतना ज्यादा खून खराबा कर देता है कि लोग नादिर शाह के आतंक से डरने लगते हैं। कब? 1738 में। कब डरने लगते हैं? 1738 में। किसके आक्रमण से डरने लगते हैं? नादिर शाह के आक्रमण से डरने लगते हैं। बच्चों एक चीज मैं आपको अच्छे से बताना चाह रहा हूं, एक सेकंड का समझ लीजिएगा। नादिर शाह जब आक्रमण करता है बच्चों, करनाल का युद्ध करता है, तो करनाल के युद्ध करने के बाद वो तकरीबन बच्चों 57 डेज, 57 दिन भारत में रहता है। और आपने मयूर सिंहासन, तख्ते ताउस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तख्ते ताउस बोलते हैं। शाहजहां द्वारा निर्मित एक सिंहासन था। तो मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा दोनों को लेके चला जाता है कहां? ईरान। पहली चीज। दूसरी चीज, वो 57 दिन तक जब यहां भारत में अटैक करता है तो दिल्ली को कत्लेआम कर देता है। मतलब वो बहुत बहुत ज्यादा क्या करता है? मारकाट करने का काम करता है। और होता यह है बच्चों कि जब दिल्ली से बहुत सारा धन लेके ईरान चला जाता है, तो उससे प्रेरित होता है उसका बेटा अहमद शाह अब्दाली। कौन प्रेरित होता है? अहमद शाह अब्दाली प्रेरित होता है। और अहमद शाह अब्दाली अटैक करता है, जिस अटैक को बोलते हैं मच्छीवाड़ा का युद्ध। किसका युद्ध बोलते हैं? मच्छीवाड़ा का युद्ध। और मच्छीवाड़ा का जो युद्ध होता है बच्चों, पूरी तरीके से असफल कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? असफल करवा दिया जाता है मच्छीवाड़ा के युद्ध को। और मच्छीवाड़ा के युद्ध के बाद भी अहमद, ये कब होता है? ये 1748 में होता है। और मोहम्मद शाह जो होता है वो क्या करता है? इस मोहम्मद शाह का पुत्र का नाम क्या रहता है? अहमद शाह। अहमद शाह क्या करता है? मोहम्मद शाह रंगीला, उस समय कौन रहता है? मुगल बादशाह रहता है। उसके बेटे का नाम क्या रहता है? अहमद शाह। तो अहमद शाह अब्दाली को मच्छीवाड़ा के युद्ध में हरा देता है। मैं पहले बताया हूं आपको। हराता है और हराने के बाद क्या करता है कि ये अहमद शाह अब्दाली को मजबूरन वापस चलाता है, क्योंकि वो जानता है कि नादिर शाह इतना सारा धन लेके गया है तो वापस अटैक करता है। कितने बार अटैक करता है? 4 बार अटैक करता है। अब सुनिएगा, इधर कौन बैठा हुआ है? इधर मराठा वाला बैठे हैं। मराठे वाले कहां एक्सपेंशन कर रहे हैं? तो मराठा इधर क्या एक्सपेंशन कर रहा है, देखते चलिएगा। मराठा अपना एक्सपेंशन करते करते वो गोंडवाना एक्सपेंशन कर लिए, तंजौर पहुंच गए, त्रिचिनापल्ली पहुंच गए, हैदराबाद जीत लिए, इधर बुंदेलखंड पहुंच गए, यहाँ पे बिहार तक पहुंच गए हैं। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है रुहेलखंड पहुंच जा रहे हैं। अब वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों। कहां बढ़ रहे हैं? दिल्ली की तरफ। तो उधर अहमद शाह अब्दाली को बार बार डर लगने लगता है कि अगर दिल्ली में इन लोग बैठ गए तो मुगल बादशाह को अपदस्थ कर देंगे, यानी एक कमजोर बादशाह को हटा देंगे और ये स्ट्रांग व्यक्ति आ जाएंगे। ऐसा कौन सोचता है? अहमद शाह अब्दाली सोचता है। तो मेरे को लूटने के लिए जगह नहीं मिलेगी, इसलिए अहमद शाह अब्दाली किसके विरुद्ध अटैक करता है? मराठाओं के विरुद्ध अटैक कर देता है। और मराठाओं के साथ कौन सा युद्ध होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। तो अहमद शाह अब्दाली जब अगला युद्ध लड़ेगा 1761 में, वो किसके विरुद्ध होगा? वो होगा मराठा के विरुद्ध होगा। और मराठा के विरुद्ध क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि अब जो सबसे ज्यादा बड़ी शक्ति हो रही थी, वो कौन सी शक्ति हो रही थी? मराठा शक्ति है ना। मराठा शक्ति अपने चीज को क्या करते जा रही है? एक्सपेंशन करते जा रही है, बढ़ते जाती है, बढ़ाते जा रही है, बढ़ाते जा रही है। और कहां तक पहुंच जा रही है? दिल्ली तक। तो ये मराठा शक्ति अपने आप बढ़ती जा रही। तो अहमद शाह अब्दाली का मेन युद्ध किसके साथ होता है? मराठाओं के साथ होता है। होता क्या है बच्चों, अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध जब युद्ध होता है ना, तो उस टाइम जो छत्रपति रहते हैं, क्या उस टाइम जो छत्रपति रहते हैं, छत्रपति का नाम जो है वो नाना साहब है। क्या नाम है? नाना साहब, यही वाला नाना साहब मैं बताया था ना, बालाजी बाजीराव के बाद नाना साहब। तो नाना साहब देखो ऐसा है, टाइम पीरियड देख लो, ये 1713 से 1700
1720, ये 1720 से 1740, ये 1740 से 1700 एक, हाँ 1740 से 1761, और 1761 के बाद माधवराव आ जाएंगे। तो बच्चों क्या होता है, नाना साहब अपने क्या छोटे छोटे सेनापति को, अपने प्रमुख आदमी को युद्ध के लिए भेज देते हैं, वो खुद नहीं जाते। और होता यह है उस युद्ध में जितने प्रमुख सेनापति रहते हैं सब मारे जाते हैं। कौन मारे जाते हैं? प्रमुख सेनापति। और बच्चों एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसका नाम है रघुनाथ राव। क्या नाम है? रघुनाथ राव, जो बाद में जाके बहुत बड़ी दिक्कत करने वाला है। ये रघुनाथ राव क्या करेगा? मराठाओं को धोखा देगा। क्या होगा? सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे एक पिक्चर स्टोरी में बता देता हूं, मैं सोचा था कल बताऊंगा लेकिन आज ही बता देता हूं। ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति है जिसका नाम है बच्चों रघुनाथ राव। क्या नाम है? ये रघुनाथ राव कौन है? ये रघुनाथ राव पानीपत के युद्ध में किसके विरुद्ध लड़ा है? अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध लड़ा है और सेना का नेतृत्व किया है। जब नाना साहब अपने पद से हटते हैं तो रघुनाथ राव को यह लालच रहता है कि मैं राजा बनूंगा। कौन सोचता है? रघुनाथ राव। लेकिन राजा किसको बनाया जाता है? माधव राव को। किसको बनाया जाता है? माधव राव, जो नाना साहब का क्या है? बेटा है। और नाना साहब का जो बेटा माधव राव है उसकी उम्र मात्र 16 साल है। तो रघुनाथ राव बोलता है कि मैं जब पानीपत का युद्ध लड़ा और मैं इतना सारा चीज किया, मैं बच के आया और इतना मैं सेक्रीफाइस किया किसके लिए? मराठा के लिए, लेकिन मराठा ने मुझे मौका नहीं दिया। ऐसा होता है। तो क्या होता है, माधव राव और रघुनाथ राव के बीच कॉन्फ्लिक्ट चालू हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट होता है, रघुनाथ राव को बहुत बुरा लगता है, तो रघुनाथ राव माधव राव के खिलाफ षड्यंत्र रचने जाता है। लेकिन इसी दौरान क्या होता है, माधव राव की जो 27 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो जाती है। मात्र कितने साल शासन करता है? 10 साल 11 साल शासन करता है। 27 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अगला उसका जो भाई रहता है नारायण राव, वो क्या बनता है? वो बनना चाहता है। अब वो उसको उत्तराधिकारी बनाते हैं। तो रघुनाथ राव बोलता है कि मेरी बारी फिर नहीं आई। तब रघुनाथ राव किससे संधि करता है? अंग्रेजों से संधि करना चालू करता है, क्योंकि अंग्रेज इधर मजबूत हो रहा है। तो अंग्रेजों से संधि करके वो बोलता है कि हम मराठाओं को कमजोर करेंगे, और अंग्रेज के साथ सूरत की संधि करता है। और सूरत की संधि करके किसको कमजोर करने का काम करता है? मराठा को। अंत में होता यह कि रघुनाथ राव अंग्रेजों से यह बोलता है कि अगर मैं पेशवा बनता हूं, अब पेशवा का लागे ना बच्चों, मैं पेशवा बनता हूं तो क्या होगा? मैं पेशवा बनूंगा तो आपके साथ आपके अनुसार से अपने क्षेत्र में व्यापार करने दूंगा, आप मेरे क्षेत्र में आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा कौन बोलता है? रघुनाथ राव। तो अंग्रेज एग्री हो जाते हैं, लेकिन दोनों अटैक करते हैं मराठा पे और मराठा उनको हरा देते हैं। ये प्लान कैंसिल। और अंत में क्या होता है? 1780-1785 के आसपास रघुनाथ राव की मृत्यु हो जाती है। फिर नारायण राव के बाद क्या होता है? उसका अगला बेटा माधव राव बनता है। उसके बाद उसका अगला बेटा जो होता है बाजीराव द्वितीय, वो बनता है। ये सब क्या है बच्चों? पेशवा है। तो मतलब नाना साहब के बाद कौन बन रहा है बच्चों? याद रखिएगा, माधव राव। कौन बन रहा है? माधव राव। माधव राव के बाद कौन बना? नारायण राव। नारायण राव को मरवा देता है। नारायण राव को मरवा देता है कौन? रघुनाथ राव। तो कुछ समय के लिए रघुनाथ राव बनने का प्रयास करता है, लेकिन रघुनाथ राव को फिर क्या होता है? उसकी मृत्यु होती है। और माधव राव नारायण राव द्वितीय, माधव नारायण राव द्वितीय क्या बनता है? अगला पेशवा बनता है। और उसके बाद अंतिम पेशवा जो बनता है बच्चों, वो बाजीराव द्वितीय बनता है। कौन बनता है अंतिम पेशवा? यही बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा बनता है। तो स्टोरी क्या है ध्यान से सुनिएगा, एक बार और बताऊंगा तो समझ में आएगा। जाग जाओ सब लोग, ध्यान से सुनो। बोले देखो, ये क्षेत्र है, यार कहां गया? हाँ देखो बच्चों, ये क्षेत्र है त्रिचिनापल्ली, ये है तंजौर, ये है हैदराबाद, ये है गोंडवाना, ये है बुंदेलखंड, ये है रुहेलखंड, ये है पानीपत। ठीक है, क्लियर हुआ? दूसरा, इधर से कौन है? ईरान का अटैकर है, पहला नादिर शाह, दूसरा अहमद शाह अब्दाली। पिक्चर क्लियर हुआ? हो ये रहा है बच्चों कि अब सुनेगा, यहां से बालाजी विश्वनाथ धीरे धीरे पेशवा काल आ गया। पेशवा काल का पहला स्ट्रॉन्ग व्यक्ति कौन है? बालाजी विश्वनाथ। छत्रपति कमजोर हो गया है, पेशवा मजबूत हो गया, प्रधानमंत्री मेन रूप से देख रहा है और छत्रपति सिर्फ कैसे राजा के रूप में बैठा हुआ है। तो बालाजी विश्वनाथ क्या करता है? गोंडवाना पहुंचता है, हैदराबाद पहुंचता है, त्रिचिनापल्ली पहुंचता है, तंजौर पहुंचता है और सबसे टैक्स वसूलना चालू करता है। कौन? बालाजी। तो क्या होगा? मराठा क्या होगा? मजबूत हो जाएगा। अब क्या होगा? जो बाजीराव रहता है वो क्या करता है? वो बीजापुर क्षेत्र,
बुंदेलखंड क्षेत्र, रुहेलखंड क्षेत्र, इतना तक एक्सपेंशन कर देता है। कौन? बाजीराव। और बाजीराव के बाद उसका जो अगला उत्तराधिकारी होता है नाना साहब, इस पूरे चीज को कंट्रोल करता है। और नाना साहब के टाइम पीरियड में अहमद शाह अब्दाली अटैक कर देता है 1761 में। समझ रहे हो? तो मराठा का क्या हो गया है? विस्तार हो गया। अब जब नाना साहब खत्म हो जाते हैं, नाना साहब पेशवा से हटते हैं, तो अगला कौन व्यक्ति बनेगा? माधवराव। माधवराव की उम्र क्या है? 16 वर्ष। कितनी है उम्र? 16 वर्ष। 16 वर्ष है। लेकिन रघुनाथ राव चाहता है, रघुनाथ राव कौन रहता है? प्रमुख सेना नायक रहता है। किसके? पानीपत के युद्ध का। तो रघुनाथ राव बोलता है कि नहीं, मेरे को सेनापति बनाओ, मतलब मेरे को क्या पेशवा बनाओ। तो क्या होता था? माधवराव वर्सेस रघुनाथ राव होना चालू होता है। लेकिन माधवराव, फिर भी रघुनाथ राव को क्या कहते हैं? रघुनाथ राव को भगा दिया जाता है। रघुनाथ राव अंग्रेजों से मिलते रहता है, इधर उधर भाग भाग के इधर उधर अपना व्यवस्था करते रहता है कि कैसे मैं, रघुनाथ राव के मन में बदले की भावना आती, कैसे मैं माधवराव को हराऊं और जीतूं। माधवराव की मृत्यु हो जाती, कौन बनता है? नारायण राव। और चिढ़ जाता है। क्या होता है? और चिढ़ जाता है। और रघुनाथ राव का चाचा रहता है, मतलब रघुनाथ राव नारायण राव का क्या रहता है? चाचा रहता है। इसका भी क्या रहता है? चाचा रहता है। मतलब इसका क्या रहता है? नाना साहब का क्या रहता है? भाई रहता है। मतलब रघुनाथ राव किसका भाई है? नाना साहब का। किस रूप में काम कर रहा है? सेनापति के रूप में काम कर रहा है। माधवराव क्या है? उसका भतीजा है। नारायण राव भी क्या है? उसका भतीजा है। समझ रहे हो? अब क्या होता है? नारायण राव क्या होता है? नारायण राव बनता है। तो नारायण राव जो बनता है तो किसका विरोध? रघुनाथ राव क्या करता है? नारायण राव को क्या करता है? मतलब हत्या करवा देता है। किसकी? नारायण राव की। और कौन राजा फिर वापस से पेशवा बनना चाहता है? रघुनाथ राव। कौन वापस से पेशवा बनना चाहता है? रघुनाथ राव। लेकिन अंग्रेज जो होते हैं अटैक करते हैं, और अंग्रेज और रघुनाथ राव जो सूरत की संधि कर लेते हैं, और उसके बाद मराठा पर अटैक करते हैं, फिर मराठा को जीत नहीं पाते। तो अंतिम में फिर किसको बनाया जाता है? माधवराव नारायण राव द्वितीय। ठीक है। और इसके बाद उधर इसी दौरान रघुनाथ राव की मृत्यु हो जाती है। तो मराठाओं को जो कमजोर कर रहा था सबसे ज्यादा, जो अंग्रेजों की मदद कर रहा था सबसे ज्यादा, वो कौन कर रहा था? रघुनाथ राव कर रहा। इधर अंग्रेज ने क्या किया? अंग्रेज ने बच्चों मराठाओं के साथ 3 युद्ध किए। मैं इतने दिन से बता ही रहा हूं, है ना। तो पहला युद्ध किया, उसमें सालबाई की संधि। कौन सा? सालबाई की संधि। वो युद्ध कब हुआ? तो 1782, 1776 से चालू होगा, 1782 में कंप्लीट होगा। इसी तरीके से बसीन की संधि हुई। बसीन की संधि हुई तो बच्चों कब हुआ? 1802। और इसी तरीके से लास्ट में पुणे की संधि हुई तो 1818। अब बच्चों इसी नारायण राव के बाद माधवराव नारायण राव द्वितीय बना। माधव नारायण राव द्वितीय के बाद कौन बना? बाजीराव द्वितीय बना। कौन बना है? बाजीराव द्वितीय बना। बाजीराव द्वितीय जो बना है वो 1796 से 1818 बना। 1796 से 1808। जो माधवराव है वो बच्चों 1761 से 1772। ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, फिर भी मैं वापस लिखा रहा हूं। और एक नारायण राव जो है तो बेचारा 1 साल में उसका चाचा मार देता है उसको, तो 1772 से 1773। ठीक है। और बाकी 1796 तक कौन रहता है? माधवराव नारायण राव। तो 1774 से लेकर 1796 तक कौन रहता है? माधवराव नारायण राव द्वितीय। ठीक है। अब क्या मैं आपको ये जो अंग्रेजों को बता रहा हूं ना, ये अंग्रेज लगातार किस पे अटैक करेंगे? मराठा पे अटैक करेंगे, और मराठा के क्षेत्र को जीतना चाहते हैं। एक्चुअली वो मराठाओं के साथ संधि करके ट्रेड करना चाहते हैं, है ना। और मराठाओं में ये देखते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको हम क्या कर सकते हैं? पकड़ सकते हैं, और जिसको हम बेवकूफ बना के मराठाओं पे क्या कर सकते हैं? मराठाओं के क्षेत्र में ट्रेड कर सकते हैं। तो उनको ऐसा व्यक्ति कौन मिलता है? रघुनाथ राव मिलता है। और रघुनाथ राव के बाद कोई सॉलिड व्यक्ति मिलता नहीं है, तो वो खुद डायरेक्ट अटैक करना चालू करते हैं। किसके बाद? किसके विरुद्ध? मराठाओं के विरुद्ध। और हेस्टिंग्स जो रहता है अंतिम में 1818 में, जो कहां का गवर्नर जनरल बना है? जो बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है ना। वो क्या करता है? लॉर्ड हेस्टिंग्स इनका मराठाओं के पूरे पेशवाओं का दमन कर देता है। क्या कर देता है? दमन कर देता है। तो ये पेशवा काल का मैपिंग समझ में आया कि नहीं आया? ये सिर्फ मैपिंग बताया मैंने, मैपिंग देख लो। अब मैं क्या करूंगा? बालाजी विश्वनाथ प्रथम को बताऊंगा, उसमें 3 पॉइंट बताऊंगा, सब में 3-3 4-4 पॉइंट बताऊंगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसको नोट करना तो नोट करिए, फिर मैं आगे बताऊं। बालाजी विश्वनाथ को एक्सप्लेन करूंगा, फिर बाजीराव, फिर बाल। बच्चों ये ना समझना बहुत जरूरी है, मतलब जैसे समझाए हैं क्या क्या हो रहा है मैपिंग में, कौन कौन किससे हो रहा है।
अगर ये समझ गया तो याद करने में कभी तकलीफ नहीं जाएगा, और नहीं समझे रहोगे तो याद करते रहो, कहां कौन सा व्यक्ति आ जा रहा है, कब आ जा रहा है, पता ही नहीं चलेगा। अब बच्चों किसकी बात कर रहे हैं? बालाजी विश्वनाथ की। बालाजी विश्वनाथ का कब है? ये पेशवा काल प्रारंभ हो गया बच्चों 1713 से लेके 1720 तक। इसके बारे में क्या क्या याद रखना है बच्चों? याद रखिएगा, सबसे पहली चीज 1713 में पेशवा काल प्रारंभ। 1713 में क्या हुआ बच्चों? पेशवा काल प्रमुख रूप से प्रारंभ। ठीक है, इसने सेना कार्ते की उपाधि ली। सेना कार्ते की उपाधि ली। किसने बच्चों उपाधि ली? बालाजी विश्वनाथ ने। इसने सैयद हुसैन, स्पेशली नाम बोल रहा हूं बच्चों, सैयद हुसैन जो कि, ध्यान से सुनिएगा, सैयद हुसैन जो कि दक्षिण भारत का प्रमुख मुगल सरदार था, मुगल सूबेदार था, के साथ संधि की, के साथ बच्चों संधि की। इस संधि को कहा जाता है बच्चों मराठाओं का मैग्ना कार्टा। क्या कहते हैं संधि को? मराठाओं का मैग्ना कार्टा, जिसे मराठों का मैग्ना कार्टा कहते हैं। आज इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे ही बच्चों, करके ही जाएंगे। क्या कहते हैं? मराठाओं का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, किसको? सैयद हुसैन के साथ उसने संधि की। अब भाई मराठों का मैग्ना कार्टा बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं? तो ध्यान से समझिएगा। पहला आपको बताया था त्रिचिनापल्ली, याद आया? त्रिचिनापल्ली। फिर मैंने एक जगह बताई थी तंजौर, फिर एक जगह बताई थी गोंडवाना से इसने कर वसूलने की संधि की। दूसरा बच्चों खानदेश, अहमदनगर, कर्नाटक के जिन क्षेत्रों में मराठाओं का शासन था, जिन क्षेत्रों में मराठों का शासन था, उसके लिए मुगल ने स्वीकार्यता दी। मतलब ये बोलने लगे हाँ भाई तुम लीगल आदमी हो, हम तुमको स्वीकार्यता देते हैं, तो ये क्षेत्र तुम्हारा क्षेत्र है। ऐसा किसने बोला? मुगलों ने बोला। मुगल जब तक नहीं बोलेंगे तब तक, क्योंकि मुगल दिल्ली में बैठा है, दिल्ली में बैठा हुआ आदमी कहां पे बैठा है? पूरे भारत में बैठा हुआ। तो क्षेत्रीय स्तर पे अगर कोई राजा कुछ बोल रहा है और अगर उसे केंद्रीय स्तर का व्यक्ति एक्सेप्ट कर रहा है, दैट मींस वो क्षेत्र उसका है। तो खानदेश, अहमदनगर, कर्नाटक के जिन क्षेत्रों में मराठों का शासन था, उसके लिए मुगल ने क्या दी? स्वीकार्यता दे दी।
ये क्या कहलाता है? मराठाओं का मैग्ना कार्टा, मतलब मराठाओं का ये क्या होता है? पावर मजबूत होता जा रहा है। तो बालाजी विश्वनाथ अगर पहली बार क्या बने हैं? पेशवा बने हैं, तो पेशवा के रूप में अच्छे से काम भी कर रहे हैं। अब बच्चों बदले में क्या हुआ भाई? ये तो दे दी, बदले में इन्होंने यानी मराठों ने मुगलों को ध्यान से सुनिएगा बच्चों, 15,000 सैनिक मुगलों को 15,000 सैनिक, 10 लाख रुपए वार्षिक पैसा, चौथ और सरदेशमुखी। चौथ और सरदेशमुखी क्या है बच्चों? जान रहे हो ना? टैक्स है एक प्रकार का। चौथ और सरदेशमुखी का कुछ हिस्सा मुगलों को देंगे। मतलब इन्होंने कायदे से दक्षिण भारत को क्या कर दिया? किराए पर दे दिया है मुगलों ने। इसको? मराठाओं को। समझ में आया कि नहीं आया? इससे क्या होगा? मराठा मजबूत होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, बालाजी विश्वनाथ क्लियर हुआ किस तरीके से हुआ है? बच्चों बालाजी विश्वनाथ के बाद अगले जो व्यक्ति रहेंगे उनका नाम क्या है? बाजीराव प्रथम। ठीक है, तो बाजीराव प्रथम के बारे में देखते हैं। (1720) से लेकर 1740 तक। अब देखिएगा इनके बारे में। सबसे पहली चीज तो ये पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। वंशानुगत मतलब समझ गए? राजा का बेटा राजा है ना, तो पेशवा का पद कैसा हो गया? वंशानुगत हो गया। दूसरा, साम्राज्यवादी नीति, साम्राज्यवादी विस्तार नीति किया। ये एक ही चीज पे फोकस किया, भैया मेरे को मराठाओं का साम्राज्य बढ़ाना है, एकदम बढ़ाना है। इसने अपने जीवन काल में 40 युद्ध लड़े और सभी में विजयी रहा। सभी में क्या हुआ? विजयी रहा। बच्चों इसके शासनकाल में मतलब इसने एक नारा दिया था। ये नारा क्या था? कृष्ण से लेके अटक तक मराठा ध्वज। नारा कृष्ण से लेकर अटक तक मराठा ध्वज। कृष्ण से लेकर अटक तक क्या? मराठा ध्वज। अच्छा, इसने 3 युद्ध लड़े हैं, है ना। एक युद्ध का नाम है बच्चों सूकरखेड़ा का युद्ध, दूसरा पालखेड़ा का युद्ध और तीसरा जो युद्ध है भोपाल का युद्ध। तो देखिएगा ध्यान से क्या क्या होगा। सूकरखेड़ा, दूसरा पालखेड़ा, तीसरा भोपाल युद्ध। वैसे इसने कितने युद्ध लड़े हैं? 40 युद्ध हैं और 40 के 40 युद्ध में विजयी रहा है। छोटे छोटे युद्ध लड़े हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट युद्ध है, जो बड़े युद्ध हैं, उसमें एक 1724, एक 1728, एक 1738। देखो जो सूकरखेड़ा का युद्ध है बच्चों, वो मुगलों के विरुद्ध लड़ा गया। किसके विरुद्ध लड़ा गया? मुगलों के विरुद्ध लड़ा गया। और उस मुगल व्यक्ति का नाम है मुबारिज खां। तो ये याद रखिएगा, जो पहला युद्ध सूकरखेड़ा का युद्ध लड़ा गया है मुबारिज खां के विरुद्ध। मुबारिज खां के विरुद्ध। और किसकी मदद से? निजाम की मदद से। निजाम की मदद से। और निजाम कौन है बच्चों? तो निजाम के बारे में बताते हैं।
किसकी मदद से? निजाम की मदद से लड़ता है। निजाम कौन है बच्चों? तो ये हैदराबाद शासक। कौन है? हैदराबाद शासक। इसकी मदद से उसने जीता और यहाँ पे कौन सा? मराठा स्थापित किया, मराठा स्थापित किया, मराठा क्षेत्र स्थापित किया। अगला जो है बच्चों पालखेड़ा है। निजाम क्या कर रहा था? निजाम के साथ बाजीराव प्रथम मैत्री संबंध बना के रखना चाहते, लेकिन और बोल रहा था कि क्योंकि मराठा मजबूत थे तो हैदराबाद को बार बार बोल रहा था कि आप कुछ ना कुछ टैक्स पे करो। किसको? हमें, मराठाओं को क्या करो? टैक्स पे करो। ऐसा कौन बोला था? बाजीराव प्रथम बोला था। किसको बोला था? निजाम को बोला था। निजाम कौन है? हैदराबाद का शासक। तो निजाम ने टैक्स देने से मना कर दिया। किसने मना कर दिया? निजाम ने। तो निजाम के विरुद्ध अंत में क्या हुआ? टैक्स देना पड़ा। क्या हुआ बच्चों? अंत में टैक्स देना पड़ा। और इस दौरान उन दोनों के बीच एक संधि हुई जिससे मुंशी शिवगांव की संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुंशी शिवगांव की संधि। याद रखिएगा बच्चों, कौन सी संधि के साथ? तो मुंशी शिवगांव की संधि। क्लियर हुआ कि नहीं? आगे बढ़े थोड़ा सा। अब देखो भोपाल युद्ध। देखो क्या होता है बच्चों की दो युद्ध के बाद अब ये क्या है? अपना एक्सपेंशन करते जा रहा है। एक्सपेंशन कैसे करते जा रहा है? तो भैया इस क्षेत्र को जीते 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 रुहेलखंड तक पहुंच गया। तो भोपाल क्षेत्र से होते हुए कहां तक युद्ध लड़ा है? हाँ, रुहेलखंड क्षेत्र तक युद्ध लड़ा है। और क्या होता है कि भोपाल क्षेत्र में बोलता है निजाम कि इस क्षेत्र में आपको टैक्स नहीं मिलेगा, ये मेरा क्षेत्र है। निजाम तो अगेन निजाम के विरुद्ध युद्ध लड़ो बच्चों। किसके विरुद्ध है? निजाम के विरुद्ध है। और जो निजाम के विरुद्ध है इसमें दुर्राय सराय की संधि होता है। दुर्राय सराय की संधि। बच्चों जब ये बुंदेलखंड क्षेत्र में पहुंचता है, क्योंकि ये रुहेलखंड को जीतना चाहता है। और रुहेलखंड कौन सा क्षेत्र है बच्चों? तो समझिएगा, ऐसे समझिएगा, ये जो है बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये क्षेत्र, ये है बुंदेलखंड क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? बुंदेलखंड क्षेत्र। ये है बच्चों रुहेलखंड क्षेत्र। तो ये जाएगा तो किससे? ऐसे जाएगा। ठीक है, एक चीज। और ये कहां पे? ये यहां जीत लिया है, यहां जीत लिया है, यहां शासन हो गया, यहां शासन हो गया, सब जगह जीतते हुए जा रहा है। अब इसको इस क्षेत्र को जीतना है, रुहेलखंड को जीतना है, क्योंकि इस क्षेत्र होते हुए जाएगा बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड की बोलना चाहिए बुंदेलखंड की पुत्री बोलते हैं। कई लोग अलग अलग किताबों में अलग अलग मस्तानी का नाम आता है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र की एक महिला रहती है मस्तानी। तो मस्तानी के साथ उसका क्या होता है? मस्तानी से उसको प्रेम हो जाता है। अब बच्चों जब वो रुहेलखंड की तरफ आगे बढ़ता है तो रुहेलखंड के कुछ हिस्सों को तो जीत लेता है, लेकिन मस्तानी के वियोग में, क्योंकि मस्तानी नहीं मिलती तो उसके वियोग में इसकी मृत्यु हो जाती है। यही बस आपको याद रखना है। किसके? बाजीराव के बारे में। थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया है क्या? उधर से दिख रहा ना बच्चों? उसकी याद में तेरे बिन दिल नहीं लगता क्या? फिर ठीक है, बस इतना ही पढ़ते हैं यार। ठीक है,